हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए 12वीं क्लास का जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास, वो आज पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आपका जो बुक है क्लास 12th में NCERT भी बुक होता है और एक प्राइवेट किताब होता है। अच्छा में से किताब अगर देखें तो SBPD का बेहतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं SBPD बुक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद SBPD ख़त्म होने के बाद तब जा कर के NCERT किताब को भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, और पढ़ाई बेहतर लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसा लगा नहीं लगा बताइए। आप लोगों को पढ़ाई बेहतर मिलेगा, हम यही चाहते हैं। तो देखिए ये चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता, ये चैप्टर का नाम है। इसको प्रारंभिक नगरों की कहानी भी कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का नाम है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। चलिए, ये आपका प्राचीन भारत का होगा चैप्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत, पुरातत्व के बारे में इसमें होगा। तो चलिए इसका परिचय देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या है? परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं। आज से लगभग कहता है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं क्योंकि इतना पे समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। चलिए ये जूम हो गया। देखिए कहता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक, यानी विश्व में जो और भी सभ्यता थी प्रारंभ में, तो उसमें से 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि विश्व में उस समय 4 प्रमुख सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले। उसमें से ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये प्रमुख सभ्यता थी। कैसी थी? प्रमुख। आगे यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। कहता है कि चूँकि पुरातत्वविदों के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। यानी यहाँ पर पुरातत्वविद के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। और ये कब की गई थी हड़प्पा नगर की खोज? तो 1921 ईस्वी में की गई थी पुरातत्वविदों के द्वारा। अब किसने किया था बताइए? तो दयाराम साहनी ने किया था। आगे है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे है कि हड़प्पा पंजाब के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित था। यानी हड़प्पा कहाँ था? पंजाब के माउंट गोमरी ज़िले में। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, याद रखिएगा। तो अब उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर आप बोल सकते हैं। तो और क्या बोलते हैं? पंजाब में हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ था? पंजाब में, पंजाब के माउंट गोमरी ज़िले में। आगे देखिए, हड़प्पा के पश्चात कहता है कि हड़प्पा के बाद पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगान और रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेक शहरों की खोज की, यानी कि नगरों की खोज की। कहने का मतलब था कि हड़प्पा के बाद पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता में और भी अनेक नहर का खुदाई किया, यानी खोज किया। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया,
हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, फिर चंदुदड़ो, फिर लोथल, कलिबंगन, रंगपुर, रोपड़ और आलमगीरपुर आदि भी अनेक शहरों का खोज किया है, जो कि इसमें अभी वर्णन कर सकते हैं। आगे कि यह सभ्यता जो है, यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली थी? त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। आगे कि भारतीय सभ्यता के ये प्रारंभिक नगर थे। यानी जो भारत का सभ्यता जो स्टार्ट हुआ था, तो ये हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक मतलब नगर थे। यानी समझिए तो दुनिया में कहीं भी नगर नहीं था उस समय। सबसे पहला नगर कौन है? यही है, हड़प्पा सभ्यता। आगे कि इन सभी नगरों का पुरातात्विदों ने जो उत्खनन किया, यानी इन सभी नगरों का जो पुरातात्विद थे उन्होंने जो उत्खनन किया, इससे उनकी अपनी कहानी लिखी गई है। और जो भी चीज़ वहाँ पे निकला साक्ष्य मिट्टी के अंदर से, उन्हीं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की कहानी लिखी गई है। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। यानी यहाँ पे जो पुरातात्विद ने जो भी उत्खनन किया, देखिए उत्खनन है ना, उत्खनन किया और यहाँ पे जो भी प्राप्त मतलब सामग्री निकाला गया उत्खनन करके, तो इस सभ्यता में हम वही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता में, या तो आप इस अध्याय में बोल सकते हैं, तो इस अध्याय में वही चीज़ पढ़ेंगे। चलिए तो आप पहले ये जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। यानी कि व्हाट इज आर्कियोलॉजी, मतलब आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व क्या है। कहता है कि इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। यानी पुरातत्व क्या है, पहले इसके बारे में आप जानिए। तो पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यानी पुरातत्व जो है इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कटौती है। अब ये सर्वश्रेष्ठ कटौती क्या है, इसको अपने लैंग्वेज में समझिए कि पुरातत्व इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि पुरातत्व जो है इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि पुरातत्व का संबंध जो है इतिहास से होता है और इतिहास का संबंध पुरातत्व से होता है। यानी इतिहास और पुरातत्व का संबंध घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। यानी कि पुरातत्व के अंतर्गत ही जितना भी चीज़ मतलब खोजी जाती है मिट्टी के अंदर से, तो उसी से पता चलता है इतिहास के बारे में। तो कहता है कि जिस ऐतिहासिक तत्व को, यानी जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी है। यानी जौन सा ऐतिहासिक तत्व, यानी कोई भी ऐतिहासिक तत्व को अगर पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, यानी वो चीज़ पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आया होगा, नहीं निकाला गया होगा, तो वो इतिहास बेकार है। क्या है? इतिहास बेकार है, यानी उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे आगे देखिए, समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातत्व सामग्री कहलाती हैं। यानी जो समकालीन होते हैं, पुरातत्व के समकालीन होते हैं और उसके प्रत्यक्ष होते हैं, यानी डायरेक्ट कोई भी सामग्री निकलती हैं पुरातत्व के अंतर्गत, तो वही पुरातात्विक सामग्री कहलाती हैं। हमारा यही इतिहास प्रमाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। यानी कहता है कि हमारा यही इतिहास प्रमाणिक है जो कि पुरातत्व के अंतर्गत निकाली गई वस्तुओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, तो वही इतिहास क्या है? हमारा प्रमाणिक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे हैं कि विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अर्थात अथवा पुराविद कहलाते हैं। यानी कि विभिन्न स्थानों पर उत्खनन करके पुरातत्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान क्या कहलाते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं अथवा पुराविद कहलाते हैं। यानी ये पुराविद बोल सकते हैं या पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री के द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकता है। यानी कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो किस धरती के भीतर से छिपी हुई कोई पुरानी वस्तु को निकालते हैं और वस्तु को निकाल करके पता चलता है कि ये वस्तु कितने साल पुराने हैं, कितना
गहराई पे निकाली गई वस्तुएं, तो उसके अनुसार इतिहास को पीछे ढकेल देता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु निकाला, जैसे कोई भी अभिलेख निकला कहीं पे खुदाई करने के बाद, या तो कोई भी सिक्का निकला खुदाई करने के बाद, अब ये सिक्का मान लीजिए कितना पुराना है प्लस में कितना गहराई पर निकला, तो उस हिसाब से पता चलता है कि लगभग ये 5000 साल पहले का यह सिक्का है। तो 5000 साल पहले का इतिहास बताने लगा कि नहीं, बताइए। तो यही चीज़ें कि पीछे ढकेल देता है। पुरातत्वविद जो होते हैं उन्होंने जब कोई भी पुरातत्व से संबंधित सामग्री निकालती हैं तो इतिहास को कहाँ ले चला जाता है, पीछे ले चला जाता है, अब पीछे का बताने लगते हैं। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहता है कि पुरातत्व क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का, या तो छुपी हुई सामग्रियों की, सामग्री मतलब वस्तुएं, सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन, यानी जो बीते हुए लोग थे उस समय जो मर चुके थे, उन्होंने अपने जीवन में यानी भौतिक जीवन में क्या यूज किया, क्या क्या यूज करता था, उन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। तो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कहता है कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। पुरातत्व क्या है, इतिहास मतलब खोजने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अंतिम स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, यानी पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई करने में क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, खंडहर हो गया, स्मारक हो गया, आदि कोई भी चीज़ मिट्टी के अंदर से जो भी मानव जाति ने पहले प्राचीन काल में यूज किया होगा, सभ्यता जब भंग हो गया होगा तो मिट्टी के अंदर से जो भी चीज़ निकला होगा आदि मान सकते हैं, तो गणना की जाती हैं। यानी पुरातत्व के अंतर्गत इन सभी की गणना की जाती हैं, सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक, इन सभी की गणना की जाती हैं। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। यानी कोई भी जाति का कोई भी सामान बोलिए, यानी कोई भी वस्तु के मतलब जाति का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व क्या है, एक प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता के समीप उत्खनन कर, यानी पुरातत्वविद जो थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास खुदाई करके जो किया, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पे खुदाई करके जो, यहाँ देखिए, खुदाई करके जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई है। यानी पुरातत्वविदों ने जो भी मतलब पुरातात्विक सामग्री यानी पुरातत्व के अंदर का जो भी वस्तु आती हैं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ये सब जितना भी प्राप्त किया, उन्हीं के आधार पर ये प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी है। इतिहास और पुरातत्व का संबंध घनिष्ठ है। पीछे बताए थे ना कि इतिहास और पुरातत्व का संबंध क्या है, घनिष्ठ है, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे कि पुरातात्विक उत्खनन क्या है। अब ये पुरातात्विक जो होते हैं उत्खनन क्या है, इसका उत्खनन क्या होगा, कैसे उत्खनन होता है। तो कहता है कि किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबत समय तक उत्खनन करते हैं। यानी कि कोई भी स्थान पर सबसे पहले पुरातात्विक जो होते हैं उन्होंने लंबे समय तक खनन करते हैं। उत्खनन मतलब एक प्रकार का खोदना समझ लीजिए, मिट्टी की खुदाई करना। तो लंबे समय तक उत्खनन करते हैं। इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। जब लंबे समय तक उत्खनन करता है तो विभिन्न प्रकार के जो सभ्यता होगा, यानी अलग अलग प्रकार का सभ्यता, जहाँ भी कोई भी सभ्यता निकलेगा तो उनके बारे में पता चल जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के समय और भी इनके समय समकालीन सभ्यता थी, आप जान सकते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थे कि नहीं, इनके समकालीन थी। चीन की सभ्यता इनके समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता इनके समकालीन थी। पर क्रीट की सभ्यता जो है, क्रीट की सभ्यता इनके समकालीन नहीं थी। ठीक नहीं, नोट आप याद रख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, अफ़गानिस्तान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब इनके समकालीन हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, क्रीट की सभ्यता इनके समकालीन नहीं थी, याद रह जाएगा। तो लंबे समय तक जब उत्खनन करते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार के सभ्यता के बारे में क्या होती है,
जानकारी मिलती है, मिलती कि नहीं, प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती हैं वे उतनी ही प्राचीन होती हैं। यानी कि जब उत्खनन करेगा तो जितनी गहराई पे वस्तु मिलेगा तो सभ्यता उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी। इसे काल निर्णय में स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब जितना भी पुरानी वस्तु निकलेगी तो उतना काल उसको निर्णय करने में, यानी कि समय बताने में क्या मिलेगा, आसानी होगा, जिसको बोलेंगे ये स्थिरीकरण का सिद्धांत कहेंगे। पीट रिजर्स महोदय एक वैज्ञानिक था जो कि 1835 से 1902 तक रहे थे, इसका शासन है। तो इन्होंने अपने ही समय पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली थी। यानी जो ये वैज्ञानिक हैं पीट रिजर्व महोदय साहेब, इन्होंने 1835 से 1902 ईस्वी के बीच ईस्वी में पुरातात्विक का मतलब जो कार्य स्टार्ट किया था, यानी वैज्ञानिक का जो अध्ययन किया था पुरातात्विक का, वो नींव में सबसे पहले डाली थी। कहाँ पे? नींव में, मतलब शुरू किया था। यानी पुरातात्विक का जो उत्खनन करने का कार्य किया इन्होंने, नींव जो रखी कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो याद रखिएगा, मिस्र या इजिप्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। यानी कि जिस किसी भी स्थान पर अगर हमको विस्तृत रूप से जानकारी होती है तो उसको स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिरीकरण। यानी उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी की बात है कि विलियम जोन्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। यानी कि जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तो यहीं पर से भारत में भारत का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक अन्वेषण का उदय हुआ। यानी कि समझिए तो पुरातात्विक का उत्खनन होना शुरू हो गया भारत में। इसीलिए 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में की गई। यानी 1861 ईस्वी में भारत में क्या की गई? पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, क्योंकि अब जितना भी इसके अंतर्गत वस्तु निकाली जाएगी सबको तो रखना तो ज़रूरी है ना, इसीलिए एक विभाग बनाई गई। कहता है कि कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यानी कनिंघम को जनरल कनिंघम कहिए या तो अलेक्जेंडर कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय साहब को ये भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बनाया गया? डायरेक्टर नियुक्त किया। डायरेक्टर को हिंदी में महानिर्देशक कहते हैं। एग्जाम में महानिर्देशक भी पूछ देता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक कौन थे, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? जनरल कनिंघम या तो अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे है कि 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज करने के लिए, यानी पुरातत्व विषय पर खोज करने के लिए निश्चय किया गया। यानी 1872 ईस्वी में पूरे भारत में पुरातत्व से संबंधित विषय पर खोज करने के लिए निश्चय किया गया और जनरल कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और यह कार्य किसको सौंपा? जनरल कनिंघम को ही सौंपा। कहा कि आपको पूरे भारत में पुरातत्व से संबंधित सामानों का क्या करना है? खोज करना है। चलिए आगे अब आ जाता है 1902 का चर्चा। समय बीतते बीतते 1902 आ जाता है। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। यानी पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल 1902 में कौन बन गए? तो सर जॉन मार्शल बन गए। इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन हड़प्पा स्थल की खोज की। यानी उत्खनन के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की। यानी कि जब 1902 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1902 में कौन बने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1900 गलत हो गया, सॉरी बच्चों, यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने, तो इनके ही शासनकाल में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की उत्खनन करके। यहाँ प्राप्त मोहरे के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। अब इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा समझिए कि 1902 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने पुरातत्व विभाग के, तब इनके ही समय एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसको RD बनर्जी कहते हैं हम शॉर्टकट में।
आर.डी. बनर्जी, सॉरी गलती, आर.डी. बनर्जी नहीं, राखाल दास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो का खोज किया है ना। राय बहादुर दयाराम साहनी, आर.डी. साहनी कर सकते हैं इसको, आर से हो गया राय बहादुर, डी से हो गया दयाराम और साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की और खुदाई करके वहाँ पे क्या कर दिया, एक यहाँ पे इतना मुहरे प्राप्त हुआ कि इनके मुहरे के आधार पे एक नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में चर्चा कर दिया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुआ है। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी बताते हैं। पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, तो इसका मतलब कहानी कैसे हुआ, मतलब खोज कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा सुनिए, पीछे बैक में चलिए और जानिए कि एक वैज्ञानिक था, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन हड़प्पा के टीले पे बैठा, जा कर के बैठा तो वो छोटा छोटा पत्थर होता है ना, ननका वाला, वो पत्थर को पानी में फेंकता था और उसके तरफ इशारा करता था, तो देखता था, उसके मन में आ गया कि लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ सभ्यता होगा। तो इसके मन में ये बात बैठ गया, इसीलिए उन्हीं के बातों पर यहाँ पे क्या किया गया, बाद में खुदाई किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया? चार्ल्स मैसन के मन में आया। कब आया? 1826 में आया। अब सरकार ने इनको 20 सालों के बाद यानी 1856 ईस्वी में इसको कार्य भी सौंप दिया, यानी इसको काम दे दिया कि कहा कि तुम कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाओ। बिछाने का कार्य इसको दिया। तब जब बिछाने का कार्य दिया तो इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। जब खुदाई किया तो इनका 2 भाई था, एक का नाम था जॉन ब्रटन और दूसरे का नाम है विलियम ब्रटन। दोनों ने मिल करके, जब ये सब अंग्रेज़ हैं तो दोनों ने मिलकर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए। जब खुदाई करने लगा तो बहुत सारा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। जब अवशेष प्राप्त हुआ तो इनका जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया। तब अलेक्जेंडर कनिंघम 1873 ईस्वी में जब आए तो कनिंघम को भी कुछ हड़प्पा वस्तुएं प्राप्त हुई, इनको भी कुछ हड़प्पा वस्तु प्राप्त हुई। फिर 1912 ईस्वी का चर्चा आया, समय बीतते गया 1912 ईस्वी में J.F. फिलिप महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरातत्व वस्तुओं के आधार पर, यानी जो ये J.F. फिलिप महोदय हैं 1912 ईस्वी में यहाँ पे जितना भी पुरातत्व से संबंधित वस्तु मतलब प्राप्त किए, उनके आधार पर इन्होंने क्या किया, देखिए उनके आधार पर एक लेख लिखा। क्या लिखा? एक लेख लिखा, कनिंघम एवं फिलिप महोदय हड़प्पा सभ्यता के, थोड़ा सा इसको अथी करते हैं, देखिए कनिंघम एवं फिलिप महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। यानी लेख लिखा कि कनिंघम यानी जनरल कनिंघम साहब और फिलिप महोदय साहब हड़प्पा सभ्यता के जो मूल्यांकन करने में, यानी यहाँ पे उत्खनन करने में, मूल्यांकन करने में क्या रहे? असमर्थ रहे, यानी समर्थ नहीं रहा। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है।